एक बार फिर से आप सभी का एसएस क्लासेस में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 में जो टीआरए 3 के अंतर्गत में हिस्ट्री का क्वेश्चंस पूछा गया था, इसका हम आज एनालिसिस करने वाला है कि किस बुक से आखिर में कितना सवाल पूछा गया था। और आपका अगर के टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कौन कौन सा आपको बुक्स को फॉलो करने चाहिए। अगर के लास्ट वीडियो आप हमारा नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल पर देख लीजिए, जिसमें हम आपको बताए थे कि जियोग्राफी का क्वेश्चंस टीआरई 3 के अंतर्गत में कौन कौन आया था, कहाँ कहाँ से आया था और आपको क्या बेस्ट बुक रहने चाहिए, ठीक है, टीआरई 4 के लिए। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जिसका यहाँ पे हिस्ट्री का पेपर होगा, आप हिस्ट्री का पेपर से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिर में टीआरई जो 3 हुआ था, टीआरई 3 के अंतर्गत में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछा गया था। साथियों, आपको पता होगा जो आपका यहाँ पे जो आपका ये टीआरई का यहाँ पे एग्जाम्स होता है, इसमें मेन पेपर से आपका 2 सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है। 40 मार्क्स प्लस में 40 मार्क्स, यानी कि 2 सब्जेक्ट मिलाकर आपसे 80 नंबर का यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस 40 नंबर में जिनका पेपर यहाँ पे हिस्ट्री रहता है उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं कि टीआरई 3 के अंतर्गत में जो 40 क्वेश्चंस पूछा गया था आपका, वो कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया था। और यहाँ पे साक्ष्य के साथ में मैं वहाँ पे दिखाऊंगा भी कि ये सवाल कौन सा चैप्टर से और कहाँ से ये सब सवाल पूछा गया था। तो आप वीडियोज़ को लास्ट तक जरूर बने रहिए। और बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा है इस वीडियो में बनाने में, तो आप लाइक भी इस वीडियोज़ को कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, 40 क्वेश्चंस में अगर के टीआरई 3 का आप एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें 13 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका डायरेक्ट एससीईआरटी के बुक से यहाँ पे दिया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए थे और किस तरीक़ा से आपको कवर करने चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन से हु बाई हु कॉपी पेस्ट में देखिए, ये सब जो मैं लिखा हूँ ना, कॉपी पेस्ट के हिसाब से लिखा हूँ कि जो आपके बुक्स में दिया गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। तो जो 4 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे वो एनसीईआरटी से सवाल ये पूछे गए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे देखिएगा, जो मैं नॉर्मल एक बुक्स होता है जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आप तैयारी करते होंगे, तो वो है लुसेंट। लुसेंट से यहाँ पे देखिएगा, या तो जो हम आईएनएम का नोट्स दिए थे उससे यहाँ पे 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर के देखिएगा, ये तीनों सेक्शन से मिला के यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस आप लोग का यहाँ पे पूछा गया था टीआरई 3 के अंतर्गत में, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे 15 क्वेश्चंस देखिएगा ना, बहुत ही टफ लेवल का यहाँ बोल सकते हैं, ये टफ क्वेश्चंस पूछा गया था। ये सारा क्वेश्चन जो था 15 में तो ज़्यादा 5-6 जो क्वेश्चंस थे वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे थे, यानी कि अगर के बाई ऑप्शन से यहाँ पे आप अगर के उसको करना चाहें तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते थे, ठीक है। और बाकी जो 10 सवाल थे वो मिसलेनियस टाइप के थे, वो किस बुक से दिए गए थे मेरे को सोर्स अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। बाकी वीडियोज़ के लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर में जो आप टीआरई 4 का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो टीआरई 4 के अंतर्गत में जिनका भी विषय यहाँ पे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का आप लोग यहाँ पे तैयारी के लिए कौन कौन सा आप लोग यहाँ पे बेस्ट बुक्स ले सकते हैं, हम वीडियो को लास्ट में जरूर बात करेंगे। सबसे आपका किफ़ायती बुक के बारे में बात करेंगे, कम समय में आप किस तरीका से इस बुक्स को पढ़कर यहाँ पे सफलता ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले आखिर में आपका सोर्स क्या था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो सबसे हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आपका एससीईआरटी बुक से साथियों पूछा गया था। क्वेश्चंस नंबर 1 4 देखिए, 4 अजीबोगरीब सवाल पूछा गया था और बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे आंसर्स भी अजीबोगरीब लिया गया था। अब देखिए, इस सवाल यहाँ पे पूछा गया था, इसमें देखिएगा पूछा गया था क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग दूरी कितना तय किया गया था। साथियों, ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 241 माइल, 400 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया है वो लिया गया है 241 मील, जो कि मतलब बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको एनसीईआरटी का भी साक्ष्य दिखाऊंगा और एससीईआरटी का भी साक्ष्य दिखाऊंगा इसमें। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है मील, यही अगर किलोमीटर साथियों यहाँ पे लिखा रहता है ना, तो ये सवाल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 341 मील। और आपको ही पता होगा 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो लगभग ये कीजिएगा 380 386 के लगभग में यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। अगर के वही अगर के आप आइएगा यहाँ पे एससीईआरटी के पेज नंबर 127 में हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। पेज नंबर 127 में जैसे ही आइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये चीज़ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कि गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे और उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके नमक कानून यहाँ पे तोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। और यही अगर के आप एससीईआरटी में देखिएगा ना, तो एससीईआरटी में आपको वहाँ पे 250
250 किलोमीटर देखने को मिलेगा, यानी कि आप एक अमूमन ले सकते हैं 240 से 250 किलोमीटर। लेकिन अगर कि आप देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस में 240 माइल दिया गया था, जो कि ये बिल्कुल गलत होगा एक हमारे अकॉर्डिंग। इसका जो राइट उत्तर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका लुसेंट से, ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था कि जो भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था वो कौन सा समझौता था, तो ये पंचशील समझौता था। आप लोग इसको ऐसे ही देख के मार सकते थे। अब देखिए बहुत ही भयानक भयानक सवाल आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से देखने को मिलेगा। देखिए ये सवाल जो पूछा गया था आपको क्लास 6 मतलब हिस्ट्री का जो था क्वेश्चंस, कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का महत्व क्या था। तो ये जो सवाल पूछा गया था SCERT के क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल पूछा गया था। उस समय जो वियतनाम के बारे में उसमें पढ़ना है तो ये सवाल वहाँ से पूछा गया था, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ से आपका एक सवाल पूछा गया था कि जो टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जिसमें यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादन का मतलब ये उत्पादक बन गया था। कब, तो ये जो सवाल पूछा गया है ना SCERT के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 से साथियों ये सवाल पूछा गया है। और हमारा जो भी नोट्स अगर के आप SCERT का लिए होंगे उसमें पेज नंबर 153 में आइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको 153 के अंतर्गत में यहाँ पे आ जाता हूँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 153 में जैसे ही आइएगा ना तो आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा समय लग रहा है हमको। इस सवाल का थोड़ा सा पेज नंबर हमको लिखने में उधर हो गया था। अगर कि इस पेज नंबर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना पेज नंबर ये दिया गया है। तो ये जो पेज नंबर यहाँ पे हम लिखे हैं 133 नंबर पेज, ये 133 नहीं 189 नंबर पेज में अगर के आप SCERT के बुक में आते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स में लिखा गया है। या अगर के आपके पास बुक्स होगा तो बुक्स में भी देख लीजिएगा, ये चीज़ दिया गया है। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के सांची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था। क्या था, टिस्को की यहाँ पे स्थापना किया गया था। यही सवाल पूछा गया था। अब एक सवाल देखिएगा, ये सवाल अगर कि आप NCERT पढ़े रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया, तो अगर कि आप देखिएगा ऑप्शंस के अनुसार तो यहाँ पे आप बेहतरीन तरीका से इसको एलिमिनेट करके आप सही कर सकते थे कि निर्यात में कमी के कारण व्यापार में जो यहाँ पे घाटा हुआ था उसी कारण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे देखिएगा आपका NCERT से सवाल पूछा गया था, क्राउन के शासन के तहत में भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि यहाँ पे क्राउन के हाथ में जब कब चला जाता है, जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद यहाँ पे जो सत्ता होता है वो चला जाता है यहाँ पे क्राउन के हाथ में। तो पूछ रहा है कि उस समय यहाँ पे कौन था। ये सवाल NCERT से सवाल आपसे पूछा गया था, क्लास 8 का जो NCERT है चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल पूछा गया था। अगर के नोट्स के 107 नंबर पेज में आते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल सकता है। जो भी नोट्स लिए होंगे आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ तो 1856 में जो कैनिंग था तो उसी समय ये भी था आप लोगों का कैनिंग। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर मार सकते थे अगर के NCERT पढ़े होंगे था, ठीक है। अब देखिए ये सवाल आपका अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। अगर कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े रहते तो आपको हर्ष के बारे में पता होता। इसमें देखिए क्या सवाल दे रहा है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान में भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधि समर्थन के लिए जाना जाता था। अब सबसे पहली बात कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन से कैसे इस चीज़ को आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें जो आपका सवाल पूछ रहा है 7वीं शताब्दी के दौरान, लेकिन अगर कि आप यहाँ पे दो शासक देखिएगा तो ये 4वीं शताब्दी के दौरान लगभग आपको ये दो शासक मिलते हैं और एकमात्र जो शासक ऑप्शंस में दिया गया है हर्ष। तो इसी टाइप का ना आपका टफ लेवल का सवाल, आपका मतलब कितना माइंड वहाँ पे एग्जामिनेशन में काम करता है, इसी टाइप से सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं बहुत सारा TRA 3 के अंतर्गत में। TRA 3 के अंतर्गत में आपका समझिए और के लगभग 22 प्लस आपका नंबर अगर के आए होंगे ना तो एक अच्छा मार्क्स मान सकते हैं। एक्सीलेंट मार्क्स नहीं लेकिन अच्छा मार्क्स। अगर के आपका 27-28 मार्क्स आए हैं तो समझिए कि बेस्ट
बेस्ट मार्क्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो सवाल है मतलब टफ लेवल के सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से हम आप लोगों को पहले बताना चाहेंगे कि अगर कि आप लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ही सवाल आप लोग का एससीईआरटी और एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो उसी को देखते हुए आप लोग के लिए यहाँ पे बीपीएससी का सिलेक्शन की जो टीआरई 4 के लिए कंप्लीट एससीईआरटी और एनसीईआरटी का नोट्स होता है वो हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। साथियों, अभी मकर संक्रांति का ऑफर चल रहा है, तो इस पर अगर कि आप कूपन कोड MS25 अप्लाई करते हैं तो आपका जैसे कि रेगुलर प्राइस जो होता है 599 रुपये, इस पर आपको यहाँ पे 25% का यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी लेना होगा 16 तारीख से पहले पहले इसको ले लीजिएगा। इसमें कंप्लीट आपका यहाँ पे टीआरई परीक्षा को पास करने के लिए कंटेंट दिए रहते हैं। ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 सबके लिए यहाँ पे रहते हैं। मैथ और साइंस सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है, सोशल साइंस भी रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट में। एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक का नोट्स रहते हैं, एससीईआरटी का नोट्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ईवीएस नोट्स सब कुछ कंप्लीट रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमको इतना नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसको लेने के लिए डायरेक्ट आप एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अवेल कर लीजिए। मैं खुद ये सब सारा नोट्स को पढ़कर बनाया हूँ, इसीलिए मैं भी सिलेक्टेड हूँ और आप लोग को भी मैं चाहता हूँ कि इसी सब पढ़ के आप भी सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए जब मैं पढ़ रहा था तो उसी को अच्छे से नोट्स के तौर पे भी रेडी करते जा रहा था, वही नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जिनको भी लेना होगा, नीडी पीपल जो होंगे, या तो अधिक जानकारी के लिए हमको इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा केवल, और या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से सारा नोट्स एससीईआरटी एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। बाकी जो भी नोट्स होंगे सब प्रिंट आउट करा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल अगर के देखिएगा, अगला सवाल यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपसे, 9वां नंबर सवाल कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री सवाल पूछा गया था कि स्टेलिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। यानी कि पूछ रहा है कि स्टेलिनग्राड का जो लड़ाई हुआ था वो कौन कौन सा देश यहाँ पे शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये जो आपका एनसीईआरटी से सवाल दिया गया था चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के, और हमारा नोट्स के पेज नंबर 158 में देखिएगा तो ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 158 में हम जैसे ही चलते हैं तो आप लोग को वहाँ पे स्टेलिनग्राड की लड़ाई के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टेलिनग्राड में जैसे ही देखिएगा तो देखिए यहाँ पे दिया स्टेलिनग्राड की लड़ाई दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार जब पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है। जैसे कि पता होगा जो स्टेलिनग्राड की लड़ाई जो हुआ था जर्मनी में, और यहाँ पे किस में, सोवियत संघ में हुआ था। तो जो जर्मनी हुई थी, जर्मनी के यहाँ पराजय हुए थे, उसने अपने घुटने यहाँ पे टेक दिए थे। तो इसी बुक्स में आप लोग को जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1941 में सोवियत संघ पर हमला होता है और लाल सेना स्टेलिनग्राड में जर्मन जो सेना होती है सोवियत संघ के सामने यहाँ पे घुटना टेक देती है। और हूबहू सवाल आपका यहाँ पे टीआरई के अंतर्गत में ये सवाल पूछा गया था। ये सब सवाल जब से आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा आप ये सवाल को सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। पार्टिकुलर कोई भी थर्ड पार्टी आप बुक्स पढ़िएगा तो लुसेंट वगैरह में कहीं भी पढ़िएगा ये सब सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 9th 10th का स्पेशल क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए ये आपको बुक्स में ही मिलेंगे। ठीक है, अब सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे, ये सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया जाता है कि शीर्षक कौन है। ठीक है, यानी कि हिटलर की जो आत्मकथा है वो किस नाम से लिखा था इसके बारे में। ये तो खैर आप जब लुसेंट वगैरह पढ़े होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो वहाँ से भी बना सकते हैं। अगर कि आप देखिएगा कि एससीईआरटी बुक्स के चैप्टर नंबर 9 से क्लास 9 के चैप्टर 5 से यहाँ पे सवाल पूछा गया था, और जो हमसे नोट्स दिए होंगे बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप अपना निकाल लीजिए और पेज नंबर 102 में जब जाइएगा तो यही आप लोग को देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, 102 में जब आइएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो मीन काम्प था, मीन काम्प यहाँ पे हिटलर ने वहाँ पे इसको लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे ही पेज नंबर एससीईआरटी में अगर आइएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिखा गया कि जो ये मीन काम्प है, मीन काम्प कौन लिखा था, तो इसी का यहाँ पे रचना था। इसीलिए बोलते हैं आप लोग आराम से एक बार दो बार कम से कम अपने खुद से या हमारा नोट्स लेकर यहाँ पे एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपका सवाल यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे आप सही कर पाइएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एससीईआरटी से सवाल आपका ये पूछा गया था। अगला अगर के सवाल देखिएगा, एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका हूबहू आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम प्रोवाइड किए थे उससे सवाल ये पूछा गया था। अगर कि आपने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो उससे सवाल देखें डायरेक्ट पूछा गया था। यहाँ पे सवाल क्या था कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलते हैं। तो ये जो आपका है, अगर के हमसे जो नोट्स लिए होंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज का या कोई भी आपके पास बुक्स भी होगा तो आप उसका PYQ निकालिएगा। तो PYQ में यहाँ पे आप लोग का बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिए रहे हैं हम कि ये 2020 के PCS के सवाल से पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे आते हैं
कि अगला सवाल कहाँ से पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। आपको साथियों पता होगा कि जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है, जब इसका समापन होता है तो उसके बाद से ही राष्ट्र संघ की यहाँ पे स्थापना किया जाता है। और इसका मुख्य ध्येय यही होता है कि भविष्य में कभी भी ऐसा यहाँ पे विश्व युद्ध न हो, उसी को रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना होता है, लेकिन ये फेल हो जाता है। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा कि ये किस मतलब संधि के बाद में इसको बनाया गया था। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया है कि SCERT बुक के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 और हमारे नोट्स के पेज नंबर 118 से साथियों ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं 118 नंबर पेज में और वहीं आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। राष्ट्र संघ में जैसे ही आइएगा तो राष्ट्र संघ के हम सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को दे रखे हैं कि राष्ट्र संघ किस तरह से काम किया था, इसका उद्देश्य क्या था, कहाँ कहाँ पे ये फेल हुए हैं, किस तरीके से, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताया था। अब देखिए यहीं पे राष्ट्र संघ के बारे में दिया गया है कि 1919 ईस्वी के युद्ध के समाप्ति के उपरांत पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी थी और यही सवाल आपसे यहाँ पे हूबहू में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो SCERT NCERT साथियों देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े आपको यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगला ही सवाल है यहाँ पे कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये भी सवाल आपका बिहार के SCERT बुक के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 140 से ये सवाल पूछा गया है। तो जैसे ही 140 नंबर पेज में चलते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये सारा चीज़ के बारे में। काउंट काबूर कौन था, कौन कौन से लोगों ने मिलकर यहाँ पे जर्मनी का इटली का एकीकरण किया था। तो अब यहाँ पे इटली का एकीकरण में देखिएगा दिया गया है कि 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी जैसी राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण ही पूर्ण हुआ। तो आपका जो मेनली जो ये शासक था, जब ये बुक्स में और या नोट्स में ऊपर में पढ़िएगा तो जो मेनली यहाँ पे आपका जो इसमें नेता था वो गैरीवाल्डी था, इसीलिए इसका यहाँ पे गैरीवाल्डी ये राइट आंसर होगा। अब देखिए ये सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे। अगर ये सवाल तो देखिएगा आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन क्लास 11 में यहाँ पे देखिएगा ये सवाल दिया गया है कि ASI के पहले निदेशक कौन थे। यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है इसके पहले यहाँ पे निदेशक कौन थे। ठीक है, तो ये अगर कि आप क्लास 11 और 12 का नोट्स हमसे लिए हैं तो उसमें अगर पेज नंबर 9 में जाइएगा ना तो ये सवाल देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं नोट में कि जो कनिंघम थे, कनिंघम के बारे में, जो कनिंघम थे ना वो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर ऑफ जनरल था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता था। तो ये जो नॉर्मल सवाल था, अगर कि आप लूसेंट वगैरह पढ़े होंगे तो ये सवाल आप लोग वहाँ पे बना सकते थे। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पे, ये सवाल INM से सवाल है आपका कि यहाँ पे 1916 ईस्वी में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहाँ कांग्रेस लीग ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपका नॉर्मली लूसेंट से भी ये सवाल मिल जाएगा, या तो जो हम INM का जो नोट्स लिए होंगे पेज नंबर 6 में जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। पेज नंबर 6 में आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे अधिवेशन दिए हैं। अधिवेशन के अंतर्गत में अगर कि आप यहाँ पे कांग्रेस वाला पोर्शन में आइएगा तो कांग्रेस वाला पोर्शन में देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिए हैं। इसका जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार जी थे। तो यहाँ पे अगर कि आप लोग गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपसे सवाल बनेंगे वहाँ पे और सिलेक्शन आपका होगा, और सवाल भी अच्छे कैटेगरी के सवाल है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा ये सवाल आपसे पूछा गया था कि तना भगत आंदोलन के ब्रिटिश शासन के खिलाफ में अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच में उत्पन्न हुआ था। तो ये भी सवाल अगर के देखिएगा तो ये कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था। लूसेंट से सवाल दिया गया था। ये INM में अगर के यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर पेज में जाइएगा तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल देखिएगा, मैं ये सवाल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या सवाल दिया गया यहाँ पे, किस घटना के खिलाफत आंदोलन के लिए यहाँ पे उत्प्रेरक का काम किया था। साथियों जब भारत में यहाँ पे खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था तो उसका जो मेन कारण था ना, वो मेन कारण आपका यहाँ पे वर्साय का संधि था। ये भी अगर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा या पेज नंबर हमारा नोट्स का 166 नंबर पेज नंबर में, तो ये चीज़ आपको देखने को SCERT में मिलेगी ये सारा चीज़। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिएगा दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे कहाँ से ये जो अपना बुक्स लिखे थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका क्या भूमिका था। तो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था, तो इस बुक्स में यहाँ पे लिखा था। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे
नौसेना विद्रोह हुआ था। आईएनएम का नोट्स हम जो दिए हैं पेज नंबर 26 में देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये सवाल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर था कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो अगर कि आप बाई ऑप्शंस भी करने लगते तो यहाँ पे आप आराम से इसको राइट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डालना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, और वही अगर कि अगला सवाल देखिएगा, ये भी आपका यहाँ पे आईएनएम का जो नोट्स दिए थे पेज नंबर 15 से सवाल पूछा गया था। और देखिए सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप लाख बुक पढ़ लीजिए, लेकिन ये सवाल आपको करने के लिए आपको एससीईआरटी का बुक्स ही पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि किस घटना के राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार का गिरावट शुरू किया था। यानी कि आपको पता होगा जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है, उसी के बारे में अगर के एससीईआरटी के क्लास 9 पढ़िएगा चैप्टर नंबर 7, तो इसमें हू बहु यही चीज़ देखने को मिलता है जो ऑप्शंस में आपका दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, एबिसिनिया पर इतावली आक्रमण, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण, यही सब है। तो मतलब पेज नंबर 121 पर हम ये सवाल को आप लोग को एससीईआरटी में दिखाना चाहेंगे कितना ज़्यादा ये सवाल आप लोग के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में क्या यहाँ पे आपका राष्ट्र संघ की भूमिका रहती है। यहाँ पे जैसे ही देखिएगा तो आप लोग को दिया गया है कि जो यहाँ पे बहुत सारे हस्तक्षेप होने के बाद भी जो चीन होता है, चीन के प्रांत मंचूरिया से जो है जापान बाहर नहीं निकलता है और उस पर आक्रमण करके उसको यहाँ पे हड़प लेता है। तो मेन एक कारण यहाँ पे ये होता है। और दूसरे ही पॉइंट में अगर के आप देखिएगा मंचूरिया शासन की असफलता के बाद जो इटली का तानाशाह होता है मुसोलिनी की साम्राज्यवादी विस्तार के महत्वाकांक्षा को बल मिलता है और उसने भी अफ्रीकी देश एबिसिनिया पर यहाँ पे आक्रमण करके उसको भी अपने अंडर में यहाँ पे ले लेता है। और यही देखिएगा ऑप्शंस में यही दोनों सवाल आपको दिए हुए थे। देख रहे हैं कि कितना अंदर से सवाल मतलब पूछा गया है। अगर कि आप बेहतरीन तरीका से नहीं करते तो ये आप सवाल बना ही नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में तो यहाँ पे बीपीएससी जो था उत्तर ये दिया था, लेकिन फाइनल जब आपका रिवाइज आंसर किया गया था तो यहाँ पे ऑप्शन को बदल के ये कर दिया गया था। ठीक है, अगर के और भी सवाल हम दिखाना चाहें, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल तो इजी सवाल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था, तो वो राजगिरी था। ये भी आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 एससीईआरटी में यहाँ पे ये चीज़ भी दिया गया है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, आगे ही चलिए गया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे दिया गया है कि द हिंदू अखबार के कौन सा वहाँ पे प्रतिपादक थे, किन्होंने ये चलाया था। तो ये आपका लुसेंट में भी और नॉर्मली सवाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप जो भी एससीईआरटी एनसीईआरटी के सवाल देखें ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, बहुत ही मतलब समझिए कि वो सवाल बिना एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े हुए आप सही कर ही नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे कि यूरोप का जो 848 की क्रांति हुआ था उसका क्या मांग था। अब यूरोप का जो 1848 का जो क्रांति हुआ था, आपको इसको जानने के लिए एससीईआरटी के क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद है उसको पढ़ना होगा एससीईआरटी का बुक में। तो उसी के अंतर्गत में हम आपको लेके चलते हैं 138 नंबर चैप्टर पे। 138 में जैसे ही आइएगा आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, इसमें यहाँ पे 1848 की क्रांति के बारे में जब आप ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ना, तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो ये लड़ाई हो रहा था वो राजनीतिक सुधार के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ाई हो रहा था, तो आप यहाँ पे इजीली सही कर पाते। उसके बाद आता है कि आखिर में आप लोग को यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1904 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की जो स्थापना किया था, इसका उद्देश्य क्या था और किसने किया था। तो यहाँ पे जो ये किए थे स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर जी ने किया था। ठीक है, अब आता है अगला सवाल यहाँ पे जो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो ये सवाल के लिए क्लास 8 का आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 111 देखना होगा एनसीईआरटी का। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि एक देखिए, ये दिखाने का मेरा मेन मकसद है कि आप अगर के एनसीईआरटी या एससीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको छोड़ छोड़ के पढ़ने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। आपको हर एक पॉइंट को हर एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए आपको पढ़ना होगा, ताकि क्योंकि सवाल कहीं से भी पूछ दे रहा है, कुछ भी पूछ दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा दिया गया है कि 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्ट्रीट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। उसके बाद कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष जो चार्ल्स वुड के नाम से यहाँ पे संदेश जारी किया जाता है, जिसको बोला जाता है वुड डिस्पैच। और इसमें आपको भारतीय शिक्षा का जो सुधार के बारे में, यहाँ पे जो इसका आधुनिक शिक्षा में सुधार, सामाजिक सुधार, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में, ये सारे चीज़ों के बारे में उसमें कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़े रहते हैं तो आराम से इसको सही कर देते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो सवाल यहाँ पे दिया गया था
आपको ये 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष कहाँ बना था। ये जो सवाल पूछा गया है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 और यहाँ पे पेज नंबर नोट्स का 188 नंबर से ये सवाल पूछा गया है। फिर आता है आप लोग का यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था बोल्शेविक क्रांति, उसका नारा क्या था। तो ये जो है SCERT बुक के क्लास 9 से ये पे सवाल पूछा गया था चैप्टर नंबर 2 से, और यहाँ पे नोट्स में आइएगा तो 150 नंबर पेज से ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। तो 150 में अगर जैसे ही आइएगा तो बोल्शेविक क्रांति में देखिएगा तो उसका क्या नारा था, रोटी दो का यहाँ पे नारा था, और शांति और भूमि के लिए लोग यहाँ पे मार्च कर रहे थे, यहाँ पे अपना हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे 40 नंबर भी क्वेश्चन में देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, टफ लेवल का सवाल यहाँ पे दिया गया था। आई होप कि ये वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी और आप देख पा रहे होंगे कि आखिर में सवाल यहाँ पे कहाँ से पूछ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया साथियों, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी आपका यहाँ पे TRA 3 के अंतर्गत में था वो SCERT के क्वेश्चन से था, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे 13 क्वेश्चन SCERT के पूछा गया था, 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका NCERT से सवाल पूछा गया था, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को अब बेस्ट बुक बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपको यहाँ पे बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहला बेस्ट बुक्स में अगर के हम आते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे TRA 4 के लिए आप लोग का यहाँ पे बेस्ट बुक्स रहने वाले हैं, तो जो सबसे पहले आपका बेस्ट बुक्स में रहने वाले हैं, मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख देता हूँ बेस्ट बुक्स का आपका क्या रहने वाले हैं बेस्ट बुक्स, ठीक है। सबसे पहले जो पहला नंबर में आपको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करना है हिस्ट्री का SCERT बुक्स, ठीक है। SCERT बुक्स आपको बिहार वाला जो पढ़ना है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ना है, खास करके क्लास 6 से 10 तक भी नहीं भी पढ़िएगा तो आपको क्लास 9 तो क्लास 10 का पढ़ना ही पढ़ना है, अगर कि आप 6 to 8 यहाँ पे आप एग्जाम्स दे रहे हैं और जिसमें विषय आपका हिस्ट्री है। तो दूसरा जो पढ़ना है साथियों वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको NCERT पढ़ना है, क्योंकि NCERT से भी देख लिए 4 से 5 क्वेश्चन हैं, हो सकता है आने वाला एग्जाम में NCERT से यहाँ पे आपका सवाल बढ़ा दे, तो इसको भी आपको 6 से 10 खास करके यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लेकिन 9th और 10th मस्ट है, इसको तो आपको घोर के पी जाना है, इतना मस्ट है करना है। तीसरा जो काम करना है, जो हम आपका INM का नोट्स दे रहे हैं या INM का नोट्स एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे लूसेंट पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लूसेंट से भी देखिएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल के सवाल और INM से सवाल ज़्यादा थे, और वही चीज़ हम INM के नोट्स में भी अपडेट कर दिए हैं, तो आपको इसको पढ़ना होगा, ठीक है। चौथा जो सवाल आपको करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो हमको डायरेक्ट रूप से देखने को एक ही क्वेश्चंस मिला, लेकिन अगर कि आप हो सकता है जब अगला एग्जाम्स दे तो आपको वहाँ पे BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी देखने को मिले। तो यही जो 4 चीज़ हम दे रहे हैं, इस 4 चीज़ को आप फॉलो कर लीजिए। आई होप कि इससे आपका 28+ मार्क्स यहाँ पे ईजिली आ जाए। देखिए साथियों, इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा हार्ड पेपर था, इसलिए मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया, लेकिन अगर TRA 2 या TRA 1 का आप अगर के एनालिसिस कीजिएगा तो जो मैक्सिमम सवाल दिया गया था NCERT और SCERT से ही दिया गया था, ठीक है। फिर भी TRA 4 का जो एग्जाम्स होगा आई होप कि इसी में से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, और जिनको भी नोट्स चाहिए होगा हमारा जो दिए गए नंबर है, हमको दिए गए नंबर पे जो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 91 76 800 345 पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।